हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 13 एलिमेंट के पार्ट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन नंबर, मेटालिक कैरेक्टर्स, मेटल, नॉन मेटल एंड ऑर्स के बारे में देखा था। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आज देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, वहाँ पे कि जनरली बोरॉन जो होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और एल्यूमिनियम जो होता है +3 एंड +1 शो करता है। एल्यूमिनियम का जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो अनस्टेबल होता है। बाकी गैलियम, इंडियम और थैलियम जो होते हैं +1 +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेबल फॉर्मेट में शो करते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, एक्सप्लेनेशन है कि क्यों 3 होता है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बॉन्ड आयनिक और कोवेलेंट, ये बना है क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं कैसे होता है। कोवेलेंसी है सजेस्ट बाय फॉलोइंग। ठीक है, कहा गया है कि एलिमेंट्स ऑल हैव द 3 आउटर इलेक्ट्रॉन्स अपार्ट फ्रॉम थैलियम। दे नॉर्मली यूज दीज टू फॉर्म 3 बॉन्ड्स गिविंग एन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आर द बॉन्ड आर आयनिक और कोवेलेंट। ठीक है, कोवेलेंसी कैसे देखेंगे कि बॉन्ड जो है बोरॉन का, एल्यूमिनियम का या गैलियम का, ये क्या है, कोवेलेंट है या आयनिक। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे फजान रूल यूज होता है। फजान रूल क्या होता है, स्मॉल साइज ऑफ आयन एंड देयर हाई चार्ज +3 फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए क्या फेवरेबल होता है, स्मॉल साइज ऑफ आयन एंड हाई चार्ज। ठीक है, ये कहता है फजान रूल कि अगर हाई चार्ज है, हाई चार्ज तो हमारा +3 है ही। स्मॉल साइज, साइज भी स्मॉल होता है क्योंकि हम लोग ग्रुप 1 से ग्रुप 18 तक बढ़ते चले जाते हैं। ग्रुप 1 से ग्रुप 18, यहाँ पे बीच में 13 आता है, तो साइज इधर की तरफ क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो साइज भी डिक्रीज करता है स्मॉल साइज और हाई चार्ज। ठीक है, फेवर किसको करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग को, इसलिए कोवेलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए। ये फजान रूल है। ठीक है, फजान के अकॉर्डिंग। सेकंड है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जीज इज वेरी लार्ज एंड thus also suggests that bond will be largely covalent। ठीक है, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, I1, I2, IE1, IE2 एंड IE3, दैट इज वेरी लार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। लार्ज का मतलब ये होता है कि जैसे इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझे तो जैसे हम ले लेते हैं बोरॉन 2s2 2p3, सॉरी 2p1 है ना। तो लास्ट सेल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर, तो इसका पहला आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी IE1, IE2 होगी एंड IE3 होगी। ठीक है, इन तीनों को सम करेंगे तो एक नई आयनाइजेशन एनर्जी बनेगी IE। तो ये क्या होगी, काफ़ी लार्ज होगी। लार्ज होने का क्या मतलब है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए हमको रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है वही आयनाइजेशन एनर्जी होती है। आयनिक कंपाउंड जैसे Na होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो ईजी होता है, इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर का होगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि Na+ आयनिक कैरेक्टर का होता है, तभी वो Cl- के साथ NaCl बना लेता है। ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन किया गया सेकंड में। थर्ड की बात करें, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर हायर देन द ग्रुप 1 एंड 2 एंड देन रिएक्टिंग विद अदर एलिमेंट डिफरेंस इज नॉट लाइकली ड्यू टू बी लार्ज। ये भी करेक्ट है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि हमको पता है कि ग्रुप 13 से 18 तक जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, बोरॉन इज कंसिडरेबली स्मॉलर देन द अदर एलिमेंट एंड दस हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी। जितना छोटा एटम उतना ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टिव टू 1/साइज। ठीक है, मैनी सैम्पल कंपाउंड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स सच एज LCl3 एंड GaCl3 आर कोवेलेंट व्हेन एनहाइड्रस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। LCl3 एंड GaCl3
ये क्या होते हैं? कोवेलेंट व्हेन एनहाइड्रस। एनहाइड्रस के केस में, एनहाइड्रस का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे ना हो, ठीक है। हाउएवर एल्यूमिनियम, गैलियम एंड थैलियम ऑल फॉर्म मेटल आयंस इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एनहाइड्रस में कोवेलेंट बनाते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये तीनों जो होते हैं ये आयनिक होते हैं, किसमें? सॉल्यूशन में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीवियस लेक्चर में इसको मैंने बताया था, यहाँ पे भी। यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है तो उससे हमारा ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि डेटा तभी यूजफुल होता है जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। विदाउट एक्सपेरिमेंट डेटा से हमको क्या समझ में ही आएगा, और जो समझ में आएगा वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कि दिस एक्सीड द आयनाइजेशन एनर्जी सो LCl3 आयनाइज इन सॉल्यूशन, ठीक है। The hydrated metal ion have the 6 molecule of water held very strongly in octahedral complexes. हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी है, इस चीज़ को याद कर लेना कि जो M, कोई भी मेटल के साथ जब H2 होता है ना, तो हमेशा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ होता है, ठीक है। वो हमेशा क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ होता है, ठीक है। ओके, तो ये मेटल के साथ जब भी हमारा वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज 6 रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज जो भी हो +3 +2 डिपेंड्स ऑन मेटल, ओके। तो हाँ, लेकिन यहाँ पे जो मेटल होगी उनके लिए +3 ही होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल, ओके। द मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस वीकनेस द OH बॉन्ड, द प्रोटॉन्स रिलीज टू नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मिंग H3O+, ठीक है। और एक चीज़ है कि जो मेटल होता है वो वाटर से बॉन्डिंग करता है, लेकिन ऐसे बॉन्डिंग करता है, ठीक है। ऑक्सीजन से बॉन्ड करता है, ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ये पोलैरिटी बढ़ा देता है, इसको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए हमको, इसको हमको ऐसे दिखाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये ऑक्सीजन फ्री क्यों घूम रहा है, ठीक है। एक ही से क्यों बाउंड कर रहा है, दूसरे से क्या दुश्मनी? यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं बनाया, ठीक है। तो ये दूसरे जो होते हैं ना, ये दूसरी मेटल से होते हैं, मतलब मेटल एक ही थोड़े होता है, मेटल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो दूसरे से ऐसे बॉन्डिंग कर लेते हैं। जैसे ये हो गया, ये देखो बॉन्ड कर लिया, बताओ फ्री नहीं रहने वाला। ये देखो, ये इधर था, ये इसका जाता है यहाँ पे HO। इस कॉन्सेप्ट को भी समझना है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूजफुल है। जब तक हम एकदम डिटेल से नहीं सीखेंगे ना, मेन ग्रुप हमको याद नहीं रहने वाली। ये देखो, ऐसे ऐसे मेटल बॉन्डिंग कर लेता है सबसे, कोई भी ऑक्सीजन फ्री नहीं रहेगा सबसे, ठीक है, क्योंकि मेटल बहुत सारे होते हैं ना, एक एक ग्राम में मिलियंस बिलियंस एटम्स होते हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा होते हैं। तो वो ऐसे ऐसे बॉन्डिंग करते हैं। अब ये मेटल से बॉन्डिंग कर लेंगे तो क्या होगा? OH बॉन्ड वीक हो जाएगा, और OH बॉन्ड वीक होगा तो कौन निकल के जाएगा? अब देखो, यहाँ पे यहाँ पे मेटल ने बॉन्ड कर खींच लिया इस ऑक्सीजन को, इसको वीक कर दिया, इसने इसको वीक कर दिया, तो बचा क्या? H क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, H+ में आएगा, और H+ बाहर आएगा तो वाटर बैठा है, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा और H3O बना के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन है जो कि मैंने दे दी है, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आया होगा, आप इसको पॉज करिए, प्रीवियस में जाइए 10-20 सेकेंड, फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ खास मैंने चीज़ एक्सप्लेन नहीं की। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो इतना जो कहानी लिखी है इसमें, ठीक, बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखी है, बहुत ज़्यादा डेटा के साथ, थ्योरी के साथ, ठीक है। वो सारी चीज़ ठीक है, बहुत बेहतर है, उसको आप रीड करिए, समझने की कोशिश करिए, और जहाँ पे नहीं समझ में आता उसको आप बताइए, ठीक है, हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप जितना भी क्वेश्चंस हो सके, जितने भी क्वेश्चंस बन सके, आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। 1 बाय 1 हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है।
क्योंकि हम किसी चीज़ को विदाउट एक्सप्लेनेशन नहीं बढ़ा सकते, ठीक है? कि अगर मैं इसको भी इस ग्राफ को पैराग्राफ भी पढ़ने लगूँगा तो 10 मिनट्स एक्सप्लेनेशन में जाएगा, ठीक है? और ऐसे अगर इसको स्टडी करेंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा और हमको आएगा भी बहुत कुछ नहीं, ठीक है? क्योंकि पूरी बुक या फिर बोल लो पी ब्लॉक बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, ठीक है? यहाँ पे देखो ग्रुप 15 की बात कर दी गई है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से अभी हमको नहीं लेना देना है। हमको एक बार फिर से देख लेना है क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है? मैं फिर से एक बार बता दूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है एस पे, 2s 2p1, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है? क्योंकि जैसे-जैसे साइज़ बढ़ता है, चार्ज बढ़ता चला जाता है, ठीक है? चार्ज क्या मतलब कि मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, कहीं पे एम्प्टी स्पेस मिले तो, ठीक है? यहीं पे देखते हैं। देखो, जैसे हमारे पास क्या है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ठीक है? तो हमने क्या देखा, इसका 5 होता है, इसका 13 होता है, गैलियम का 31, इसका 49 और इसका 81, ठीक है? इसका तो 5 होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, अंदर 5 प्रोटॉन भी होते होंगे, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। चलो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, इसमें 13 प्रोटॉन होंगे अंदर, मतलब 13 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा अच्छे से खींचेगा अपनी तरफ। इसमें तो 31 है एंड 49 है, तो ये और, तो यही रीज़न होता है कि ये एस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन हमको पता है न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एस ऑर्बिटल नियरेस्ट द न्यूक्लियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज इस करेक्टर में समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि एस ऑर्बिटल जो होता है न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। और एस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, मैक्सिमम, मिनिमम तो 1 भी हो सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो 49 प्रोटॉन्स, 49 प्लस और 1 माइनस, ये इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जब ये बढ़ने लगता है ना प्रोटॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, वो भी कौन से, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या होता है, उनको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, बचते हमारे पी ऑर्बिटल, क्योंकि मैंने बताया एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, पी थोड़ा दूर होता है, तो पी पे इसका इतना इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए पी के इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है। इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है? और एक बात और, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 तक के एलिमेंट्स में यूज होता है, लगता है, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे आपने सीख लिया, ये आगे सब में काम आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्लियर है, ठीक है? आपको ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जितना मैंने बताया इजी लैंग्वेज में बताया, ठीक है? इसमें मैंने कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं बता दिया जो डिफिकल्ट लगा हो, बिल्कुल सिंपल बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, दैट इज प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, तो वो उतना ही मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इसको अपनी तरफ खींचेंगे। और जब ये अपनी तरफ खींचेंगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, ठीक है? तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल ही नहीं पाएंगे हम, जब निकलेगा नहीं तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर आएगा, और जब एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो यही जाएगा बॉन्डिंग के लिए, और जब यही बॉन्डिंग के लिए जाएगा तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है? सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ओके? आप बाकी रीड कर लेना बुक में, बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है? ग्राफ में तो ग्रुप 14 से भी कंपेयर करा दिया गया है, क्योंकि उनको पता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट 14 में भी काम करेगा, 15 में, वो भी मैंने बता दिया, ठीक है? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप इसमें इतना सीखिए, नेक्स्ट में भी इनर्ट पेयर इफेक्ट आने वाला है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट डू नॉट शो ए रेगुलर ट्रेंड, जहाँ पे लिख दिया रेगुलर ट्रेंड नहीं शो होता है, फिर आपको वहाँ पे ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कि कैसा होता है, ना वैल्यूज याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि रेगुलर ट्रेंड ही नहीं है, तो उसको हम कैसे याद करेंगे, डेटा तो याद नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है वैल्यूज आर नॉट स्ट्रिक्टली कंपेरेबल बिकॉज बी एंड जी ए आर अनयूजुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है?
इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी अनयूजुअल होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जो आने वाला है पार्ट वो इंपॉर्टेंट है, एलोट्रॉप्स और क्रिस्टल, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, उनको याद रखना भी ज़रूरी है। बोरान है अनयूजुअल क्रिस्टल विच रिजल्ट इन मेल्टिंग पॉइंट बीइंग वेरी हाई, तो इतना याद कर लो, बोरान का मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, ठीक है। देयर आर एटलीस्ट 4 डिफरेंट एलोट्रॉप फॉर्म, अब देखो यहाँ पे बोरान के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, 4, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोरान हैज़ इनसफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले लेक्चर में बताया था बोरान इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है ये भी देख लेते हैं, 2s2 2p1, पी में कितने होने चाहिए, 3 है, कितना, 1, तो है ना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अच्छा, ये चीज़ नहीं क्लियर हो रही, तो ये देख लो 1s2, टोटल कितने होने हैं इसमें, 2 2 4 1 5 होने के कितने चाहिए ऑक्टेट के अकॉर्डिंग, 8, है ना कम इसमें, ठीक है, तो यही है हमारा कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद में अगर हम देखें, एलोट्रॉप्स यहाँ पे कितने थे, 4, बोरॉन हैज़ insufficient electron to fill the valence shell even after forming the bond. Variety and complexity of the allotrope form illustrate the number of ways in which boron attempt to solve the problems. Other elements solve this problem by metallic bonding, but small size and high energy make this impossible for boron. All four allotropes form contain icosahedral unit. बहुत important, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि कहाँ चला गया ये, all four allotropes contain icosahedral unit, 12 corners, ठीक है, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मैं आइकोसाहेड्रल, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, ये क्या होता है, आइकोसाहेड्रल होता है, ठीक है, आइकोसाहेड्रल यूनिट होता है। ऑल फोर एलोट्रॉप्स फॉर्म आइकोसाहेड्रल यूनिट विद बोरॉन एटम, ऑल 12 कॉर्नर्स, देखो आइकोसाहेड्रल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 12 होते हैं। Note that an icosahedron is a regular shape with 12 corners and 20 faces. Faces कितने होते हैं, 20 होते हैं। In these units, 12 boron atom form a regular shape and each boron atom is bonded with 5 equivalent neighbors. ठीक है, ये डिस्टेंस याद करने की जरूरत नहीं है। द सिंपलेस्ट फॉर्म, अब यहाँ पे देखना, द सिंपलेस्ट फॉर्म इज अल्फा रोम्बोहेड्रल बोरॉन, ठीक है, इसका जो सिंपलेस्ट एलोट्रॉप होता है वो अल्फा रोम्बोहेड्रल बोरॉन होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इन दिस हाफ द एटम आर बॉन्डेड टू वन एटम इन अदर आइकोसाहेड्रॉन, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आइकोसाहेड्रॉन होता है उसकी जो बेसिक यूनिट होती है, ये एक बेसिक यूनिट, वो क्या होती है, अल्फा रोम्बोहेड्रल होती है, और फिर आपस में बॉन्ड होकर आइकोसाहेड्रल बनाते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ओनली 37% स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम्स, ठीक है, 37% स्पेस ऑक्युपाई होता है, 74% हमारा क्या रहता है, वाइड रहता है, ठीक है, या एम्प्टी स्पेस रहता है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट होता है, इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये इतना ही इसकी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। द एलिमेंट एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थैलियम हैव ऑल हैव क्लोज पैक्ड मेटल स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड मेटल स्ट्रक्चर, ठीक है। गैलियम हैज अनयूजुअल स्ट्रक्चर, ईच मेटल एटम हैज क्लोज्ड नेबर एट डिस्टेंस, डिस्टेंस का कोई काम नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हो, बोरॉन का सबसे ज़्यादा होता है, समझ ही गए होगे क्यों होता है, क्योंकि आइकोसाहेड्रल बनाता है, 12 कॉर्नर्स, 20 फेसेस, एक यूनिट अल्फा रोम्बोहेड्रल, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया होगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बाकी ट्रेंड कोई होता नहीं, इसका कम क्यों हो गया, इसका ज़्यादा क्यों हो गया,
ये आप नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा ही बताएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड समझ सकते हो कि ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करती है ऊपर से नीचे, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ठीक है, सॉरी, ओह शिट, व्हाट्स प्रॉब्लम। एक्चुअली ये टच स्क्रीन लैपटॉप है और मैं इस पर टच कर लेता हूँ तो ये चला जाता है, पता नहीं कहाँ चला गया। आई विल ट्राई टू रिकवर दिस। ओके, सो यहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का, वो एक डेफिनेट ऑर्डर है, नीचे की तरफ क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक। तो इसको आप याद कर लेना, ये ट्रेंड एक फिक्स ट्रेंड है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, हाँ ये बताने वाले थे कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होने वाली चीज़ समझ सकते हैं आप, कि अगर हम जनरली हमारा टेम्परेचर यहाँ पे 25 होता है रूम टेम्परेचर अप्रॉक्स, तो सोचो जो चीज़ 30 डिग्री पे मेल्ट हो जाएगी वो लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये लेस डेंस होता है टू लिक्विड, सो लेस डेंस देन लिक्विड, लिक्विड से भी कम डेंस होता है। दिस प्रॉपर्टी इज यूनिक टू गैलियम, जर्मेनियम एंड बिस्मथ, ठीक है। गैलियम तो हम जिसका पढ़ रहे हैं उसका है, जर्मेनियम हमारा 14 ग्रुप का है, और बिस्मथ हमारा किसका है, 15 ग्रुप का है, ठीक है। और गैलियम किसका है, 13, ठीक है। और ये तीनों एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, दैट इज फोर्थ पीरियड के। और तीनों क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, और लिक्विड स्टेट में होते हैं, मतलब कह सकते हैं वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, लेस डेंस होते हैं देन वाटर, ओके। तो ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई है, उसकी उसकी बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है। और जिसका ट्रेंड नहीं उसको हम केमिस्ट्री में याद ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको लगेगा कि आप याद करके जा रहे हैं, आप करके आएंगे, फिर वहाँ पे वैसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि ऐसा क्वेश्चन क्यों दे दे जिसमें डेटा की ज़रूरत है। अब साइज़ ऑफ एटम की बात करें, अगर साइज़ ऑफ एटम ज़्यादा टॉपिक लेंदी ना हो तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं, अगर लेंदी है तो नेक्स्ट में करेंगे। तो है लेंदी है, इसको नेक्स्ट में करते हैं, ओके। सो आई होप आपको समझ आया होगा जितना भी कॉन्सेप्ट बताएं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर भी करो, ठीक है, अपने दोस्तों को, जिससे वो भी पढ़ें, ठीक है, देखें चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, जेडी ली में क्या लिखा है, ठीक है। थैंक यू।